दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खींचा जा रहा हूँ, जाने ये कैसी डोर है। हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा कौन है तू। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। मॉडर्न हिस्ट्री सेशन कंप्लीट है, एंशिएंट हिस्ट्री प्रारंभ है। एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सेकेंड वीडियो है एंशिएंट हिस्ट्री का। और हम बता दें किस किस एग्जाम के लिए हमारे सेशन काफ़ी कंप्लीट है। और हमारे जो प्लेटफॉर्म है दरोगा अड्डा, किस किस एग्जाम ऑफ व्यू से, बीपीएससी पीटी, बिहार एसआई, एसएससी जीडी, रेलवे, बिहार वाला एसएससी, सेंट्रल वाला एसएससी, या बिहार सचिवालय, या बिहार एसएससी, या यूपीएसआई, या बिहार दरोगा, कोई भी जीके का परीक्षा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो कोनो परीक्षा रहे भारत का, उसके लिए यह आपके लिए काफ़ी वरदान साबित होने वाला है। और हम विश्वास दिलाते हैं कि सेशन से क्वेश्चन अक्सर देखे जाते हैं, ठीक है। अगर आप इसको रेगुलर करते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम आपके लिए कर रहे हैं, आपका भी कुछ दायित्व बनता है मेरे लिए। सिर्फ हम आपसे कुछ पैसा नहीं मांग रहे हैं। मेरा यह सेशन बिल्कुल फ्री है। कभी कभी होता है, बहुत सारे चैनल है जिसपे पेड क्लास के लिए कहा जाता है, लेकिन मेरा कोई भी पेड क्लास नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। टोटल आपका यूट्यूब पे हमेशा के लिए रहेगा, आप जब भी चाहे देख सकते हैं। दरोगा अड्डा पे याद रखेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया है, एक बात पता है, इसको शुरू करने से हम पहले बोल लें। आजकल लॉकडाउन जो लगा है, लेकिन देखिए जो लोग काफ़ी, जिन लोगों के पास पैसा है, जो नौकरी वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लॉकडाउन उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको भी थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन जो खाने वाले लोग हैं, कमाते हैं तभी खाते हैं, उन लोगों का खाना है, राशन का है, बिजली बिल है, पानी का बिल है, या फिर आपसे कहे कि बहुत सारा दवाई है, बहुत सारा कुछ है। उनका अगर लोन लिए हैं तो लोन का पैसा देना है। तो आखिर लॉकडाउन लग जाएगा तो ये सब चलेगा कैसे? तो सरकार को लॉकडाउन लगाए, ठीक है, लेकिन इस बात पर विशेष रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए कि उन लोगों का जो भी ये चीज़ है, उनके ज़रूरत का सामान है, जो लोग कमाने खाने वाले लोग हैं, उनके घर में दे दे। खाने पीने का सामान, बिजली बिल माफ़ हो, पानी का बिल माफ़ हो, उनका जो लोन है जितना दिन के लिए करे वो माफ़ हो, सब कुछ माफ़ होना चाहिए। मर जाएगा बेचारा, वो लोग कहाँ से ला के देगा? जो भी लोग हैं उन लोगों के लिए सरकार को व्यवस्था करना है, सीधे लॉकडाउन लगा देने से नहीं होगा। हम मानते हैं कि लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है इस कोरोना की महामारी में, लेकिन कोरोना से तो लोग कम में मरेगा, लेकिन भूखमरी से लोग ज़्यादा मर जाएगा। तो इस चीज़ को सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। सिर्फ कहने से नहीं होगा, करना पड़ेगा उन लोगों को, और करना चाहिए। हम क्या बताएं, उनके पास सरकार तो अनपढ़ गवार भी सरकार बन जाते हैं। अब ये देखिए, हमारे बीच जो सब अनपढ़ मुख्यमंत्री बनी थी, लालू प्रसाद जी की जो पत्नी थी राबड़ी देवी, वो, लेकिन वो भी मुख्यमंत्री रही। एक बिहार का पूरा शासन और सत्ता उनके हाथों में था, लेकिन उनके साथ वीआईपीज लोग थे। ऐसे नहीं चलता है सरकार। आप अगर सरकार बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनिए, चाहे चीफ मिनिस्टर बनिए, गवर्नर, कुछ बनिए, लेकिन आपको वीआईपीज लोग रहते हैं आपको गाइड करने के लिए, आपको सजेस्ट करने के लिए, ठीक है, नहीं होता है। तो चलिए, वो सब तो राजनीति की बातें हैं। प्रारंभ करते हैं हम लोग अपना काम। लॉकडाउन एक बार फिर से कह दे, विद्यार्थियों का कुछ नहीं बिगाड़ता है। जब भी बिगाड़ता है तो जो लोग काम करने वाले लोग हैं उन लोगों का, क्योंकि हम कल भी कमरा बंद करके पढ़ते थे और आज भी पढ़ते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। कहीं से भी कुछ मिल जाए उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप उसको समझते कि कथी पढ़ाएगा, क्या है, बस हो गया, लटक जाइएगा, चल जाइएगा दक्षिण बगल। प्रारंभ करते हैं मॉडर्न एंशिएंट हिस्ट्री का। देखिए, इसमें हम पहले बताए थे आपको कि किस तरह से आदि ऐतिहासिक काल आया, किस तरह से आपसे कह दे कि ऐतिहासिक काल आया, उसके बाद आपसे कह दे कि बहुत सारा काल हम आपको बताएं, ठीक है। उसमें देखा गया कि किस प्रकार से लोग आदि मानव रहते थे, क्या था आदि ऐतिहासिक काल में, क्या था। हमने आपको बताया कि आदि ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था। प्राग ऐतिहासिक काल में हमने बताया कि केवल लिखित साक्ष्य तो था ही नहीं, लोग उघारे घूमने वाले लोग थे, उनके पास कोई, अब नंगे घूमने वाले लोग थे, उनको लिखने का ज्ञान नहीं था। खाली उनको जो पुरातात्विक साक्ष्य खुदाई उदय करके जो मिला वो प्रागैतिहासिक काल में मिला। आदि ऐतिहासिक काल में उनसे भी गुरु लोग थे, लिख दिए, लेकिन आज पढ़ाइए नहीं देता है। आज तक कोई इंसान, लिखित साक्ष्य भी मिला,
पुरातात्विक साक्ष्य तो सब में मिला है, जो भी हुआ है आजकल 90% तो पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं, खोद खाद करके जो कुछ मिला उसको लेकर, ठीक है। लेकिन खासकर अगर हम बात करें कि लिखित साक्ष्य अगर प्रागैतिहासिक काल में तो लिखवे नहीं किया लोग, अब आदि ऐतिहासिक काल में लोग लिखा लेकिन आज तक पढ़ा नहीं, उर्दू में लिखा, पता नहीं क्या लिखा, समझ में नहीं आता है कि कौन सा लिपि में था कि आज तक लोग पढ़ा नहीं। उसके बाद आपको हम बता दें ऐतिहासिक काल, तो उसमें दोनों चीज़ मिला, जिसमें वैदिक सभ्यता ये सब आते हैं, उसमें दोनों चीज़ मिला, पढ़ा भी गया और साक्ष्य भी था पुरातात्विक, वो भी मिला। तो हमने उसको पिछले वीडियो में बताया है, तो वो आप जाके पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं, देखते हैं कि पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल कहाँ कहाँ से कौन कौन स्थल मिला है, एकदम बारीकी से समझेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारा मेन दायित्व यही है कि आपको याद हो जाए वीडियो देखते देखते, हम भी यही चाहते हैं कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाए तो हमको याद होना चाहिए। देखिए पूरा पाषाण काल, ठीक है, यहाँ अगर पूरा पाषाण काल की बात करें तो इस काल में, पूरा पाषाण काल में अतिरमपक्कम तमिलनाडु में जगह है। अतिरमपक्कम नामे है, अतिरमपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। चलिए उसका बाद हथनौरा मध्य प्रदेश में, तो अतिरमपक्कम कहाँ बोलिए? तमिलनाडु। और हथनौरा कहाँ? मध्य प्रदेश। दोनों जगह से माथा मिला है, खोपड़ी मिला है इंसान का, ये वाला खोपड़िया मिला है, वहाँ पर साक्ष्य मिला है, ठीक है, हड्डी मिला है खोपड़ी का। तो अतिरमपक्कम और हथनौरा से खोपड़ी का मिला है, ठीक है। अब भीम, यहीं से पूरे पाषाण काल में भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। वहाँ से नर्मदा घाटी के पास से भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। भीमबेटका कहाँ? मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा वनों का राज्य कौन? सबसे ज़्यादा वन कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में ही नर्मदा नदी के किनारे से चित्रकारी का साक्ष्य मिला है। और सबसे बड़ी यह अच्छी बात यह है इसका खासियत कि नव पाषाण काल से संबंधित है और यह मध्य पाषाण काल से संबंधित। आज भी यह जो है चित्रकारी नव और मध्य दोनों में है। यहाँ तो मिलवे किया, पूरा पाषाण काल में तो मिलवे किया, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, इसमें भी यह चित्रकारी देखने को मिलता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमेशा याद रखेंगे कि भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी के घाटी के किनारे चित्रकारी का साक्ष्य मिलता है, जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों में यह देखने को मिलता है। यही पूरा पाषाण काल में मिर्जापुर, जहाँ से तीनों काल का औजार भी मिला है। मिर्जापुर से, पूरा पाषाण काल में ही मिर्जापुर से तीनों काल का, माने कौन कौन काल? मध्य, सबसे पहले हो गया आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों का औजार भी मिला है। कहाँ से? मिर्जापुर से मिला है। अब आते हैं नव पाषाण काल में, यहाँ से कथी हुआ है। देखिए नव पाषाण का जो अधिक से अधिक जो जगह है ना नव पाषाण काल में, वो आपको उत्तर प्रदेश से मिला है। नव पाषाण काल का जो सबसे अधिक अगर हम जगह की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश से मिला है, ठीक है। तो देखिए चौपानी मांडो कहाँ है? उत्तर प्रदेश। मध्य पाषाण काल का जगह है, बताइए चौपानी मांडो कौन काल का जगह? मध्य पाषाण काल का। चौपानी मांडो है कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में है। वहाँ से कथी मिला है? मृदभांड। सबसे पहली बार मृदभांड का साक्ष्य मिला, यही आपका चौपानी मांडो मध्य यहाँ से, यूपी से। और मृदभांड आखिर होता क्या है? मृदभांड माटी के बनल अथी होता है, बर्तन होता है, मिट्टी का बना हुआ बर्तन होता था, तो उसी को मृदभांड कहते हैं। क्लियर? चलिए बागौर राजस्थान, बागौर कहाँ है? राजस्थान में है। तो बागौर जो है यह भी मध्य पाषाणिक स्थल है, याद रखेंगे। सुनिए फिर से, चौपानी मांडो कौन काल का जगह है? मध्य पाषाण काल का चौपानी मांडो, ठीक है ना। चौपानी मांडो मध्य प्रदेश, मध्य पाषाण काल का है। वहाँ से कथी मिला है? मृदभांड मिला है। बागौर राजस्थान और आजमगढ़ यह मध्य प्रदेश में है। तो बागौर राजस्थान और आजमगढ़ मध्य प्रदेश से जो है हमको पहला पशुपालन का साक्ष्य मिला है। पहली बार पशुपालन का साक्ष्य राजस्थान का जो बागौर जिला है, बागौर जिला राजस्थान और आजमगढ़ मध्य प्रदेश से सबसे पहली बार कृषि का साक्ष्य मिलता है। सॉरी, पशुपालन का, माफ़ कीजिएगा, सबसे पहली बार पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। और साथ ही साथ यह मध्य पाषाण काल से भी संबंधित है। क्लियर हो गया? आइए इधर, अब आते हैं नयका काल में, नव पाषाण काल में। इनमें कथी मिला से देख लीजिए। सबसे पहले देख रहे हैं नाम, कश्मीर में वो जगह है, यह है गुफा कराल।
कश्मीर से गुफा कराल मिला है, जो किस काल से संबंधित है? तो नव पाषाण काल से संबंधित है, इसको याद रखेंगे। तो कश्मीर से गुफा कराल जो मिला है वह नव पाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। तो गुफा कराल कहाँ है, कहाँ से मिला है? गुफा कराल कहाँ था? वो कश्मीर का था। अब चिरांद बिहार का जगह है चिरांद, वहाँ से मृदभांड मिला है, औजारों मिला है। मृदभांड बुझ गए, माटी के बर्तन, कोहा, घैला, बुझ रहे हैं। तो वहाँ से जो है चिरांद, सुराही जो होता है पानी वाला, मिट्टी वाला, वैसे का बर्तन मिला है। तो चिरांद जो है ना बिहार, एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि चिरांद किस स्टेट में है, याद रखेंगे बिहार। तो चिरांद बिहार से मृदभांड और औजार मिला है। देखिए जो कि कौन काल का है बताइए ततन का? नव पाषाणकालीन है औजार, ठीक है। जगह है चिरांद। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि चिरांद कौन काल का है भैया? नव पाषाण काल का है। अब एक बढ़िया में तो याद होगा नहीं, आप कोई स्वामी विवेकानंद है नहीं कि एक बढ़िया किताब धरे आंख बंद करके किताबा का पूरा चीज़ आपके अंदर घुस गया। स्वामी विवेकानंद बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। आप सोच लीजिए तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। वह इंसान जो अपने ज्ञानेंद्रिय को अपने बस में कर लिया, अपने शरीर का जो भी एनर्जी है उसको बस में कर लिया, अपनी नज़र को बस में कर लिया, अपने आप को, विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर लिया, वह इंसान स्वामी विवेकानंद बन सकता है। आजकल सबसे पहले जरूरी है वीर्यवान बनना, स्पर्मवान बनना, वीर्यवान बनना। जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ रहे हैं कि स्पर्म क्या होता है, वीर्य क्या होता है, ठीक है। तो वो आपके अंदर का जो शक्ति है, जो कुदरती रूप से मिला है, खाते पीते हैं तो ताकत बन जाता है, वो अलग बात हो गया। लेकिन जो कुदरती रूप से बनता है, जैसे खून हो गया, ठीक है, वो भी खाने पीने से ही बनता है, स्पर्म हो गया। लेकिन स्पर्म शरीर का अमृत चीज़ होता है, और वह अगर शरीर से बाहर निकलता है तो आप हिल गए, आप बुझ लीजिए। तो इसी के लिए हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी चीज़ को हम फिर से कह रहे हैं कि कोनो किताब पढ़िए, किताब पढ़िएगा तब रटने का चक्कर में मत रहिए, ओह याद नहीं हो रहा है, साला वही बढ़िया से पढ़ रहा है, याद नहीं हो रहा है, तुरंत पढ़ रहा है 2 लाइन ऊपर, याद नहीं हो रहा है। अरे तो ऐसा नहीं होता है, आप जो है पढ़ते चल जाइए। हम क्या कहे थे कि एगो टॉपिक को 3 बार पढ़ लीजिए, पढ़िए निकलिए आगे, हमको नहीं याद भैया नहीं हुआ भाड़ में जाए। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब उस किताब को आप 5 बार दोहरा लेंगे ना, तो फिर ये हर एक चीज़ आपका हो जाएगा। ये हमारा प्रैक्टिकल है, इस चीज़ को हम अनुभव किए। बहुत अच्छा आदमी हमको, हमारे सर हमको बताए थे कि सर भी बताए थे, हम अपने आप में भी महसूस किए कि जब रटना शुरू करते थे तो माथा भारी हो जाता था, साला पता नहीं चलता था क्या पढ़े नहीं पढ़े, याद नहीं हो रहा है। लेकिन जब पढ़ना शुरू किए, पढ़ते पढ़ते चल गए, अब ठीक है, यादो हो गया, ज़्यादा झमेलो नहीं हुआ। चलिए देखिए, कश्मीर में जो है ना एगो बुर्जहोम जगह है, बुर्जहोम जगह है कश्मीर में, वहाँ से गणतावास मिला है। माने खोपचा वाला जगह, खोपचा बुझ रहे हैं, बालकोनी, माने कि लोगों का गड्ढा में रहने का, वो माने ऊपर गणतावास माने कि नीचे रहने का जो था, गर्त में नीचे गड्ढा उड्ढा बना के रहने का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? बुर्जहोम में, कश्मीर से। क्लियर? और साथ ही साथ यहाँ से बुर्जहोम से ही मानव के साथ कुत्ता को दफनाने वाला भी साक्ष्य मिला है। जब खोना ना तो देखा कि एगो मानव का नेकारी कंकाल है, जोड़े जोड़े कुतवा के कंकाल रखा हुआ है, तो उस साक्ष्य मिला है बुर्जहोम से, याद रखेंगे। कोल्डिहवा यूपी से चाउर मिला है, चावल, पहली बार कोल्डिहवा यूपी से चावल का साक्ष्य मिला। कहाँ से? कोल्डिहवा यूपी से, ठीक है। कोल्डिहवा का है, उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से पहला बार चावल का साक्ष्य मिला है, जो किस काल से संबंधित है? नव पाषाण काल से संबंधित है, याद रखेंगे। मेहरगढ़ से कृषि का प्रथम साक्ष्य मिलता है, ठीक है। चावल नहीं मार दीजिएगा, कोल्डिहवा हो गया चावल वाला। अब मेहरगढ़ से जो है कृषि का साक्ष्य मिलता है, इसको भी याद रखेंगे। अब देखिए पाषाण काल के खोज, अब कैसे कैसे खोजाई हुआ पाषाण काल का, ठीक है, कहाँ कहाँ से क्या खोजा गया, इसको देखते चलिए। देखिए पढ़ाई एक चीज़ है कि आप अगर ठीक से सोचिएगा तो आप बहुत कुछ सोच सकते हैं, और किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। बढ़िया मास्टर कौन होता है बताएं हमको? बढ़िया मास्टर वो हुआ जो आपको सब कुछ आसानी से समझा दे, जहाँ आपको समझ में आ गए वही आपका टीचर है। चाहे वो आपसे छोट रहे, आपसे बड़ रहे, हमारा लेखन पतला दुबरा रहे, कोनो रहे, जहाँ आपको समझा दे वही आपका टीचर होता है। क्लियर? चलिए
अब पाषाण काल की खोज की बात कर ले, ठीक है। देखिए मानव के द्वारा पहला आविष्कार पूरा पाषाण काल में, याद रखेंगे पूरा पाषाण काल में मानव के द्वारा पहला हुआ था, मानव द्वारा पहला आविष्कार जो हुआ था पूरा पाषाण काल में वह आग। तो पूरा पाषाण काल में सबसे पहले आविष्कार क्या हुआ? आग का हुआ, याद रखेंगे। लेकिन हालांकि उस समय तक लोग आग का पूरा जानकारी नहीं जानते थे कि आग को कैसे पकाना है। सिर्फ कुछ हुआ था, भूकंप आया होगा शायद, भूकंप आया, भूकंप आने के बाद क्या हुआ कि पत्थर में पत्थर टकराया। कभी कभी होता था कि पत्थर चला के मार देता था, उस समय कम बुद्धि के लोग थे, मारता था चला के पत्थर से, पत्थर के अथी था, हथियार था, आग लग चिंगारी। अभी भी अगर आप पीच रोड पर जाइएगा रात उत में, कभी कभार अगर मौका मिले रात में, अगर बरियाती जाइएगा बाराती, तो रात में वो ढेला लेके पत्थर के मारिएगा, एकदम छलवई चल जाएगा। रोड पर मारिएगा इसे धरधराइत, भागेगा धरधराइत, आग निकले चल जाएगा। तो वही हुआ, सूखा पेड़ था, मारा पत्थर, बस आग निकल गया, पकड़ लिया, बहुत सारा जानवर उसमें मर गया, पेड़ पौधे मर गए। तो ये सब खाया ना नोच के, तो कहा अरे वाह बड़ा बढ़िया लग रहा है, तो एकदम स्वादिष्ट लग रहा है। तो अब बुद्धि खुला कि ओ इसको जल गया है इसलिए इसको उतना अच्छा लग रहा है। कच्चा में तो साला निम्ने नहीं लगता है, दांत में फंस जाता है, तो क्या पक गया तो एकदम स्वादिष्ट लग रहा है। उसी समय से आग का आविष्कार हो गया, थोड़ा बहुत लोगों को जानकारी था। चलिए, व्यवहारिक उपयोग जो है ना मध्य पाषाण काल से प्रारंभ होता है। व्यवहारिक उपयोग मध्य पाषाण काल से प्रारंभ होता है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। आग का देखिए नव पाषाण काल की अगर हम बात कर ले, ठीक है, सुनिए यहाँ पे कंफ्यूज आइए नहीं। पूरा पाषाण काल में आविष्कार हुआ आग का, लोग उतना जानकारी नहीं थे आग से, क्लियर हो गया। दूसरी बात सुनिए, मध्य पाषाण काल आया तो उसमें लोग आग से भली भांति परिचित हो गए थे, ठीक है, व्यवहारिक उपयोग जान गए थे कि आग क्या है, ठीक है। नव पाषाण की अगर बात करें तो इसमें देखिए कथी कथी हुआ, कृषि हुआ, पहिया का आविष्कार हुआ, विधिवत पशुपालन, समाज और ग्राम। खेत करना शुरू कर दिया, जब खेती करना शुरू किया तो जहाँ बोएगा उतना ही नहीं रहेगा भाई। उसके साथ साथ पहिया का आविष्कार किया, सामान ढोने के लिए पहिया। पशुपालन, उसका जब इतना चीज़ जहाँ हो गया तो वहाँ समाज बसना जाहिर सी बात है, यहाँ पे हुआ। तो नव पाषाण काल को देख लिए। नव पाषाण काल का प्रमुख चीज़ जान ले, सिर्फ याद कर ले, कृषि, पहिया, पशुपालन, ग्राम और समाज, यही था। अब देखिए पहला हथियार क्या था? तो कुल्हाड़ी था। पहला हथियार कुल्हाड़ी, पहला धातु तांबा और पहला पालतू जानवर कुत्ता। पहला पालतू जानवर कुत्ता। और एक और चीज़, अगला टॉपिक पढ़ाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता, तो देखना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दिए, नहीं ना किए हैं, कोई बात नहीं है, न मत कीजिए। एओ पर ध्यान दीजिएगा, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब और लाइक सब करना है। किस पर? दरोगा अड्डा को। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। एक दो बार देखिएगा तो पूरा तरह से यह सेशन आपका हो जाएगा क्लियर। तो हमने आज ये जो था पाषाण काल को ख़त्म किए। अगला टॉपिक हम बहुत जल्द लेके आ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए धन्यवाद। घर में रहे, मास्क पहने, बाहर मत जाए।